वेलकम टू द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दाद। जैसा कि हमने लास्ट डे बताया था कि हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है नरेशन का, जिसमें हम नरेशन बेसिक से एडवांस यानी ए से ए टू जेड पढ़ेंगे। जिसमें नरेशन में असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव के बाद फिर इसके बाद इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद डबल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव के बाद इम्परेटिव, इम्परेटिव के बाद असर्टिव, असर्टिव के बाद ऑब्जेक्टिव, इन सभी सेंटेंसों की वन बाई वन हम करीब हमारा ये टॉपिक नरेशन का ये समझ लेना। हमने बताया था नरेशन करीब 15 से 20 दिन इसमें लगेंगे नरेशन, जिसमें से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस बताए जाएंगे। जो सेंटेंस आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे तो उन सेंटेंसों को भी बताया जाएगा, और मुझे जो लगेगा कि हाँ ये भविष्य में आपको देखने को मिल सकते हैं वो सेंटेंस भी आप लोगों को बताए जाएंगे। तो जिन लोगों ने अगर टेंथ का सेशन मिस किया है तो वो लोग समझ लें, अगर टेंथ आपको नहीं आते हैं तो आप नरेशन में कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये समझ लेना टेंथ प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो, सभी सेंटेंस की जानकारी आपको होना बहुत ही ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखे वीडियो तो सर्च कर लेना यूट्यूब में टेंथ बाई राज यादव। इसमें 26 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप लोग जैसे सर्च करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। उसमें से 15 से 20 मिनट की वीडियो होते हैं, 15 से 20 मिनट, ज़्यादा टाइम की नहीं वीडियो हैं, कोई लंबे वीडियो नहीं है। 15 से 20 मिनट का टाइम निकाल कर आप लोग देख सकते हैं वीडियो। एक दिन में कम से कम 2-3 दिन वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको यहाँ से लगे कि भाई इसके बाद आपके उसमें आती है स्टोरी, तो स्टोरी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आते है सेंटेंस। ये समझ लेना, अगर आपको सेंटेंस नहीं आते तो स्टोरी आप नहीं कर सकते। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंथ। तो अगर हमने टेंथ की बताया था ड्यूरेशन इसकी हमने कि 25 से 30 दिन में इसको कंप्लीट कराएंगे, लेकिन हमने इसको 26 दिन में, जिसमें से हमने हिंदी से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी हमने बताए हैं। तो जिन लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि लास्ट की वीडियो देख लें, और इसके बाद फिर अपना नरेशन यहाँ से मैं A to Z लेवल से पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ से जुड़ सकते हैं नरेशन के साथ, डेली हमारे साथ जुड़े। और इसके बाद आपको जैसे टाइम मिले तो अपना एक्स्ट्रा टाइम में आप यहाँ से टेंथ 1 बाई 1 करीब 10 से 15 दिन में वीडियो देख ले, कि 15 से 20 मिनट की वीडियो होते हैं तो आपको देखने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, और अगर जिन लोगों ने वोकैब के वीडियो मिस किए हैं, हमने करीब 5 से 6 वीडियो वोकैब के बनाए हैं, तो सर्च करना वोकैब बाई राज यादव। जैसे आप सर्च करेंगे तो आपको हमने उसकी भी प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे 5 से 6 वीडियो, तो वो वीडियो भी देख लेना, क्योंकि उसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले हमारा ग्रामर का सेशन कंप्लीट हो जाए, थोड़ा ये नरेशन हो जाए, इसके बाद हम सैटरडे और संडे का जो हमारा पहले का शेड्यूल था उसी को हम जारी कर देंगे। यानी सैटरडे और संडे हम पढ़ेंगे वोकैब, और शेष डे हम पढ़ेंगे ये ग्रामर। तो अगर ये समझ लेना, अब ये नरेशन हो जाए, नरेशन के बाद वो उस पर ही पुराना अपना शेड्यूल लग जाएगा फिर से। लेकिन जिन लोगों ने अगर नहीं देखने हैं तो टेंथ बाई राज यादव सर्च करना, और इसके बाद वोकैब बाई राज यादव, तो आपको लास्ट की वीडियो आ जाएंगे और आप लोग वहाँ से देख लेना, और अपनी जानकारी को और भी इम्प्रूव कर लेना है। क्योंकि वहाँ से आपको इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको 100% वहाँ से कुछ ना कुछ नया या कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से सीखने को मिलेगा। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए, जिस घड़ी का आपका इंतज़ार था वो घड़ी आ गई है, आज का नरेशन। यानी कि जो लोग बोल रहे थे कि इंसा जी नरेशन नरेशन नरेशन, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है नरेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, कब सेंटेंस चेंज होगा, कब सेंटेंस नहीं चेंज होगा, कौन से पर्सन में कब, कहाँ, कैसे, ये सभी चीज़ें A to Z लेवल से पढ़ेंगे। तो धैर्य के साथ, धैर्य ऑनलाइन में धैर्य बहुत ज़रूरी है, आपको धैर्य धारण करना। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, देखिएगा आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा या कुछ ना कुछ अलग से कुछ सीखने को मिलेगा अगर आपको आता है। और जिनको नहीं आता है तो उनको तो बहुत ही कायदे से और बहुत ही शालीनता के साथ देखना है। तो चलिए, उठाइए पेन कापी, और इसके बाद हमारे साथ जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा ही आप लोगों को लिखना है, और उसी के साथ लिखना है और पढ़ना है और सीखना भी है। तो चलिए, आज की अपनी प्यारी सी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन मतलब होता है कथन। इसकी ड्यूरेशन यानी कि हमने बताया था ड्यूरेशन, इसकी ड्यूरेशन है करीब 15 से 20 दिन। 15 से 20 दिन में हम नरेशन टॉपिक ख़त्म कर दिए होंगे, ये समझ लेना। तो हमारा टॉपिक है नरेशन। फर्स्ट टॉपिक हो चुका है टेंथ का, सेकेंड टॉपिक है नरेशन। इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा रहेगा एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, फिर इसके बाद सिंथेसिस। तो चलिए, नरेशन देखो, नरेशन मतलब होता है कथन। कथन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब होता है एक प्रत्यक्ष कथन, और एक होता है अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष मतलब होता है कोई घुमा फिरा के बात कही जाए, और प्रत्यक्ष कोई बात जब सीधे बोल दी जाए तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन। और इनडायरेक्ट नरेशन मतलब होता है जब कोई बात घुमा फिरा कर कही जाए, सीधे किसी बात को ना कहा जाए, तो वो होता है इनडायरेक्ट। और डायरेक्ट मतलब जब कोई बात सीधी बोल दी जाए,
तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन। हम ज़्यादा इसके डिफिनीसन में वहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए बेकार है। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही बताऊंगा। अब इसका हिंदी से क्या मतलब है बताने से तो हमने ये बता दिया है। डायरेक्ट मतलब होता है जब कोई बात सीधी बोली जाए तो उसको कहा जाता है डायरेक्ट नरेशन, और जब कोई बात घुमा फिरा कर बोली जाए तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन। बस आपको यही समझना है। और इसके बाद अब समझते हैं। देखो, नरेशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब हमारा आ रहा है डायरेक्ट नरेशन, यानी कि डायरेक्ट नरेशन जो प्रत्यक्ष कथन होता है इसकी बनावट कैसी होती है आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्योंकि हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, यानी डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो हमें पता होना चाहिए कि इसी डायरेक्ट नरेशन की बनावट कैसी होती है। तो इसके लिए देखो, ये होता है आरबी का वाक्य, इसको कहा जाता है आरबी का वाक्य, इसको कहा जाता है आरएस का वाक्य। यानी जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसको कहा जाएगा आरबी का वाक्य, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा उसको कहा जाता है आरएस का वाक्य। अब हम यहाँ पर इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। देखो, इसमें सब्जेक्ट मिलेगा, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर भी इसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी रहेंगे। तो ये समझ लेना, इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन हम सभी जगह अब यूज़ करेंगे आरबी का वाक्य। इसको बोलेंगे आरबी का वाक्य, आरबी का वाक्य, यानी कि जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसको बोलेंगे आरबी का वाक्य, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा उसको बोलेंगे आरएस का वाक्य। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसको बोलेंगे आरबी का वाक्य, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर वाक्य होगा उसको बोलेंगे आरएस का वाक्य, यानी कि रिपोर्टेड स्पीच। इसको कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आरबी और आरएस का वाक्य कौन कौन से होते हैं। समझो, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा, ये देखो कामा है, ये इन्वर्टेड कामा, तो कामा इन्वर्टेड कामा जो बाहर होगा वाक्य उसको बोलेंगे आरबी का वाक्य, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा उसको बोलेंगे आरएस का वाक्य। ये हो गया कि आपको डायरेक्ट नरेशन कैसे पहचानना है, यानी आपको डायरेक्ट नरेशन में दिया होगा सेंटेंस तो उसी को आपको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना होता है। आपको डायरेक्ट ऐसे सेंटेंस की ऐसी बनावट दी होगी, ये इस टाइप का सेंटेंस दिया होगा आपको, और उसको आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना है, ये डायरेक्ट नरेशन। तो यहाँ पर समझना है आपको आरबी का वाक्य और आरएस का वाक्य किसे कहते हैं। तो समझो, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको कहा जाता है आरबी का वाक्य, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको कहा जाता है आरएस का वाक्य, यानी कि आरबी का वाक्य रिपोर्टिंग वर्ब और आरएस के वाक्य को रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए कौन सा वाक्य आरबी का है और कौन सा आरएस का है। तो जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसे आरबी का वाक्य कहेंगे, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा उसे बोलेंगे आरएस का वाक्य, यानी रिपोर्टेड स्पीच। अब हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यानी कि हमको दिया होगा डायरेक्ट नरेशन में, हमको बनाना होगा उसको इनडायरेक्ट में। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय हमें कौन कौन से बिंदु होते हैं जिसमें परिवर्तन करना होता है, यानी किन किन बिंदुओं पर हमें विचार करना होता है, कहाँ कहाँ पर हम विचार करेंगे कि इसको कब किसको चेंज करना है। तो वो चीज़ें हैं, ये हम नेक्स्ट हेडिंग हमारी आ रही है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय चेंज करने की मुख्य बातें, यानी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो इन बातों में 100% हमें गौर करना होगा और इन्हीं को हमको चेंज करना होता है। इन बातों को, ये 5 बातें हैं, ये समझ लेना, ये 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंटों को आपको अपने दिमाग में रखना है और उसी को चेंज करना है। इन 5 पॉइंटों को आपको चेंज करना है जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे। तो कौन कौन से वो 5 बिंदु है, देखो, आरबी की वर्ब, आरबी की वर्ब, यानी कि आरबी का मतलब समझते हो, हमने अभी ऊपर आपको बताया है आरबी का वाक्य, आरबी यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब, इसको कहा जाता है आरबी का वाक्य। रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब, यानी कि आरबी की वर्ब, यहाँ पर ये रिपोर्टिंग वर्ब की ये वर्ब है ना, ये इसको चेंज किया जाता है। जब आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाओगे तो आपको सर्वप्रथम रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब, ये लिख भी सकते हैं यहाँ पर, रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में चेंज करते हैं। ये जैसे हम लिख रहे हैं, समझाता भी जा रहा हूँ तो आप लोग समझते जाइए, पहले समझने में ज़्यादा ध्यान दीजिए, बाद में आप लिख भी सकते हैं, लेकिन
ये समझ लेना। अगर समझ नहीं रहे हैं तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। तो समझना ज़्यादा है, लिखना कम है। मैं बोल रहा हूँ, बाद में आप लोग लिख लेना। पहले एक बार वीडियो को बहुत शालीनता के साथ बैठ कर देखना है और इसके बाद में अपनी नोट्स को अपडेट करना है। तो देखो, हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है। तो सर्वप्रथम हमारे पास आता है रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब, यानी कि आरबी की वर्ब में चेंज किया जाता है। ये हो गई। अब सेकेंड थिंग आती है, ये हो गई फर्स्ट। अब सेकेंड थिंग आती है कंजंक्शन। तो यहाँ पर कामा इनवर्टेड कामा उठाकर हमें कुछ ना कुछ कंजंक्शन लगाने पड़ते हैं। ये आती है सेकेंड थिंग। ये दूसरी बात। हमारी फर्स्ट पहली बात क्या है कि हमें आरबी यानी रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब में चेंज करना है। फिर दूसरी बात क्या है, कंजंक्शन। कंजंक्शन हमें कामा इनवर्टेड कामा को उठाकर कुछ ना कुछ कंजंक्शन लगाए जाते हैं, जैसे असर्टिव यानी कि साधारण वाक्य में लगाए जाते हैं, साधारण वाक्य में लगाते हैं दैट। और इसके बाद अब आ जाओ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर लगाते हैं। इसके बाद उसमें डबल इंट्रोगेटिव वर्ड सी कंजंक्शन बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर कुछ ना कुछ कंजंक्शन लगाए जाते हैं। तो ये भी चेंज करना होता है। तो सर्वप्रथम हमें क्या करना है, आरबी की वर्ब चेंज करनी है और इसके बाद कंजंक्शन चेंज करना है, कंजंक्शन लगाना है। अब थर्ड थिंग आ रही है टेंस, यानी कि टेंस। यहाँ पर आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन, यहाँ पर आपको टेंस में भी परिवर्तन करना है, टेंस। ये है थर्ड। तीसरी बात क्या है कि हमें आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन करना होता है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। अभी जब नियम पढ़ेंगे तो वो चीज़ें और भी बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। आपको बस ये समझना है कि हमें कौन कौन से वो बिंदु हैं जिनको हमको ध्यान में रखना है और डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो सर्वप्रथम हमें क्या देखना है, आरबी की वर्ब यानी रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब। इसके बाद सेकेंड थिंग क्या है, कंजंक्शन। हमने कहा यहाँ पर कंजंक्शन जैसे असर्टिव सेंटेंस आता है तो दैट लगाते हैं। और इसके बाद जब इम्परेटिव सेंटेंस आता है तो उसमें टू का प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद जब वो आता है इंट्रोगेटिव में इफ़ या वेदर लगाते हैं कंजंक्शन। और डबल इंट्रोगेटिव आता है तो वहाँ पर WH वर्ड ही कंजंक्शन बन जाता है। तो ये अलग अलग स्थितियों में अलग अलग कंजंक्शन प्रयोग होते हैं। तो जब वो चीज़ें आएंगी तो वो चीज़ें आगे और भी बेहतर तरीके से क्लियर होंगी। बस आपको ये समझना है कि यहाँ कंजंक्शन में यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा उठाकर कंजंक्शन लगाते हैं। अब थर्ड थिंग आ रही है कि टेंस, यानी टेंस। यहाँ पर हमने कहा कि आरएस के वाक्य में आपको टेंस कोई ना कोई मिलेगा। तो उसमें टेंस में ये परिवर्तन आपको जब टेंस का परिवर्तन सिखाया जाएगा अभी इसके बाद असर्टिव सेंटेंस में, तो वो चीज़ें वहाँ से क्लियर होंगी। अब थर्ड थिंग आ रही प्रोनाउन। तो आपको प्रोनाउन चार्ट भी याद होना चाहिए, प्रोनाउन। इसके बाद ये फोर्थ यहाँ पर आता है प्रोनाउन। यहाँ पर प्रोनाउन भी आता है। प्रोनाउन जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, दे देम दियर। तो ये चीज़ें प्रोनाउन में आती है। जब वो चीज़ें आएंगी तो आप केवल बस ये याद रखना है कि हाँ हमें इन बातों में हमें ध्यान देना है जब चेंज करेंगे। और इसके बाद एडवर्ब माने होता है समीपता वाले शब्द, जैसे नाउ का दिन होता है, हियर का देयर होता है, स्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है। बस आपको अभी इतना ज़्यादा वो नहीं देखना है, लेकिन केवल बस ये 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंटों को ध्यान में रखकर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। केवल हमें इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखना है कि आरबी की वर्ब में चेंज करते हैं और इसके बाद कंजंक्शन लगाते हैं, इसके बाद टेंस में परिवर्तन करते हैं, इसके बाद प्रोनाउन, इसके बाद एडवर्ब। अगर आपके वाक्य में एडवर्ब दिए तो एडवर्ब भी परिवर्तन करते हैं। इन 5 बिंदुओं के अलावा कोई और दूसरा कोई छठा बिंदु नहीं है जिसमें हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन करेंगे। केवल 5 बिंदुओं में ये समझ लेना, यहाँ पर 5 बिंदुओं में ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होता है सेंटेंस। आरबी की वर्ब और इसके बाद कंजंक्शन, इसके बाद टेंस, इसके बाद प्रोनाउन, इसके बाद एडवर्ब। आपको केवल ऐसे ही मोटा लिख लेना है। इसके बाद जब सेंटेंस आएंगे तो सेंटेंस से और भी बेहतर तरीके से क्लियर होगा एग्जाम्पल के साथ। तो देखो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा नरेशन। हमारा सेकेंड टॉपिक है नरेशन। हमने इसके लिए आपको बताया करीब 15 से 20 दिन का टाइम लगेगा, क्योंकि हमने टेंस ख़त्म कर लिए हैं और टेंस के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नरेशन। इसके बाद थर्ड टॉपिक हमारा होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, वो भी इंग्लिश से। हमने हिंदी से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ लिए हैं, और जिसमें टेंस बाय राज यादव आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको हमारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो उसमें 26 वीडियो हैं, तो आप लोग 1 बाय धीरे धीरे करके वहाँ से
देख सकते हैं। और इसके बाद पैसिव वॉइस जो हमने हिंदी से पढ़ा है, और उसके बाद इंग्लिश वो हिंदी से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस दोनों पढ़ा है, तो चीज़ें यहाँ से देख लेना। तो हमने पढ़ा नरेशन के बारे में हमने आज थोड़ी जानकारी ली। नरेशन का मतलब होता है कथन। तो एक कथन होता है डायरेक्ट कथन, डायरेक्ट स्पीच, और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच, यानी डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन को कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट नरेशन को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कथन। तो हमने इसका सीधा आपको अर्थ बताया। प्रत्यक्ष कथन यानी जब कोई बात सीधे तौर पर बोल दी जाए तो उसको कहा जाता है प्रत्यक्ष कथन, और जब कोई बात घुमा फिरा कर बोली जाए तो उसको कहा जाता है इनडायरेक्ट नरेशन यानी अप्रत्यक्ष कथन। हमने कहा कि आपको डायरेक्ट नरेशन की आपको स्ट्रक्चर याद रखना है कि इसका शकल सूरत कैसी होती है। तो आपको मिलेगा यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ठीक। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा मिलेगा, और इसके बाद लास्ट में फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क कुछ भी मिल सकता है, और उसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा बंद। तो इसमें आपको पहचानना ये है कि कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है, कौन सा रिपोर्टिंग वर्ब है और कौन सा रिपोर्टेड स्पीच है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यही है, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के, समझो, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर ये होगा रिपोर्टिंग यानी आरबी का वाक्य, और ये इसको कहा जाता है आरबी। ये याद रखना, आरबी का वाक्य कौन सा होता है, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसको कहा जाता है आरबी का वाक्य, और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है उसको कहा जाता है आरएस का वाक्य यानी रिपोर्टेड स्पीच। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए 100%, क्योंकि जब हम सेंटेंस में अभी नियम लिखाएंगे तो उसमें हम सभी जगह आरबी का वाक्य और आरएस का वाक्य केवल इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये चीज़ें याद होनी चाहिए, कौन सा है आरबी का वाक्य और कौन सा है आरएस का वाक्य। अब हमारे पास ये होना चाहिए कि हमको जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों में हमें गौर करना चाहिए, कौन कौन सी वो बातें हैं कि हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो इन बातों में हमें 100% गौर करने की ज़रूरत होगी। तो वो आपके सामने निकल कर आती हैं 5 बातें। कौन कौन सी, देखो, आरबी की वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब, हमने कहा इसको आरबी का वाक्य होगा, इसको रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब, इसमें आपको चेंज करना होगा। सेकेंड थिंग आती है कंजंक्शन, हमने कहा यहाँ पर कंजंक्शन कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर जैसा सेंटेंस होता है सेंटेंस के हिसाब से इफ़, वेदर, टू, और इसके बाद WH वर्ड, तो ये चीज़ें कंजंक्शन यहाँ से आती हैं। अब इसके बाद थर्ड थिंग आ रही है टेंस, यानी टेंस समय, वही अभी जो हमने टेंस पढ़ा है, टेंस में भी परिवर्तन होता है, तो चीज़ें मैटर करती हैं, अभी आपको आगे बताई जाएंगी। और इसके बाद प्रोनाउन, तो प्रोनाउन चार्ट आई, वी, माई, माइन, ये चीज़ें हैं प्रोनाउन चार्ट। इसके बाद लास्ट थिंग है एडवर्ब चेंज, जैसे एडवर्ब में भी परिवर्तन होता है, जैसे नाउ का दिन होता है, हियर का देयर होता है, स्टरडे का द प्रीवियस डे होता है, टुमारो का द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। तो ये हो गया हमारा बेसिक हुआ अभी नरेशन का, नरेशन में हम क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, एक होता है इनडायरेक्ट नरेशन। अब हमारा नेक्स्ट, अब ये आप लोगों ने लिख लिया होगा, और अब नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, अब इसी ये हमारा हो गया बेसिक, हमने बेसिक जानकारी ली नरेशन की। अब उसी के आगे हम बढ़ रहे हैं नरेशन में असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अब हम पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस साधारण वाक्य में, नरेशन में ही नेक्स्ट हमारा आ रहा है फर्स्ट सेंटेंस है, पहला प्रकार है नरेशन का, जिसमें हम पढ़ते हैं असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ये हमारा पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य। अब हमारा ये फर्स्ट पहला प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। इसके बाद आएगा इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव के बाद डबल इंट्रोगेटिव, इसके बाद इम्परेटिव, इम्परेटिव के बाद ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद एक्सक्लेमेटरी। तो ये समझ लेना, हम पढ़ रहे हैं पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस। तो इसमें रूल नंबर फर्स्ट ये है, रूल नंबर फर्स्ट कि यदि आरबी का वाक्य, यदि, अब आप लोगों को जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो हमारे साथ साथ आपको दोहरानी भी हैं और लिखनी भी है। तो देखो हम लिख रहे हैं यदि आरबी का वाक्य, यदि आरबी का वाक्य हमने अभी बताया, तो आपके दिमाग में तुरंत चलना चाहिए कि आरबी का वाक्य कौन सा वाक्य होगा, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा उसे बोलेंगे आरबी का वाक्य, जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा उसे बोलते हैं आरएस का वाक्य। तो हमने क्या कहा,
यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में हो, यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में हो तो, यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में हो और अगर आपके वाक्य में सेड टू आए, यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में हो और अगले दिन आपके वाक्य में सेड टू आए तो सेड टू को टोल्ड में और सेड को सिड में ही बदल देते हैं। ये हमारा हो गया पहला नियम। यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में हो, यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में हो तो यहाँ पर अगर आपके वाक्य में सेड टू आ रहा है इसमें आरवी के वाक्य में, तो उसको टोल्ड में बदल देंगे। अगर सेड आ रहा है तो सेड को सेड में ही रखेंगे। अब इसके बाद अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इसी में टेंस का परिवर्तन, कि इसी में यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो आरएस के वाक्य में, देखो सुनो हम क्या बोल रहे हैं। अब ये हमारा फर्स्ट नियम हो गया। अब इसी में आ रहा है टेंस का परिवर्तन। इसी में बता दे रहे हैं टेंस का परिवर्तन, कि हम टेंस का परिवर्तन कैसे करते हैं। तो देखो यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे और सेड को सेड में रखेंगे। और इसके बाद यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में हो तो आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन कैसे होता है। आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन, तो आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में हो, आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में हो तो आरएस के वाक्य में ये सेकेंड रूल नंबर सेकेंड है। हमने फर्स्ट नियम क्या पढ़ा अभी बताएंगे। सेकेंड नियम है यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में हो तो आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन निम्न सारणी के अनुसार करेंगे। अब समझो यदि जब आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में होगा तो आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन निम्न सारणी के हिसाब से करेंगे। यानी कि हम सारणी बनवा रहे हैं तो वो सारणी आपको लर्न करनी है, क्योंकि इसी में हम सीखेंगे टेंस का परिवर्तन। हम अब सीख रहे हैं थर्ड पॉइंट जो वहाँ लिखा था ना टेंस, तो हम टेंस का परिवर्तन यहाँ पर सीख रहे हैं। तो देखो हमने पहला नियम हमने कहा असर्टिव सेंटेंस यानी सिंपल यानी साधारण वाक्य। तो यहाँ पर सेड या सेड टू को हटाकर टोल्ड लगाएंगे, सेड टू को हटाकर टोल्ड लगाएंगे और सेड को हटाकर सेड, और इसके बाद कंजंक्शन लगाते हैं, कंजंक्शन यहाँ पर लगाते हैं, कंजंक्शन दैट लगाते हैं। ठीक, कंजंक्शन यानी कामा इनवर्ट कामा को हटाकर दैट। अभी जब ये नियम आगे ये सारणी हो जाएगी इसके बाद हम इसका नियम बना देंगे, लिखने का तरीका बता देंगे, तो वो चीज़ें वहाँ पर कवर हो जाएंगी। केवल आपको इतना समझना है कि यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में होगा, तो इसके आरवी के वाक्य में सेड या सेड टू देखने को मिलेंगे आपको। तो अगर सेड आ रहा है तो सेड का सेड ही रखेंगे, अगर सेड टू आएगा सेड टू को टोल में चेंज करेंगे। फिर इसके बाद कंजंक्शन, तो कंजंक्शन लगाते हैं दैट यानी कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर दैट लगाते हैं और दैट के बाद सेंटेंस बनता है असर्टिव यानी कि साधारण वाक्य बनता है। तो देखो सेकंड नियम ये यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में हो तो आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन निम्न सारणी के अनुसार करेंगे। यानी कि अगर आरवी का वाक्य ये वाला होगा पास्ट टेंस में, तो आरएस के वाक्य में इसके वाक्य में टेंस का परिवर्तन कैसे करेंगे, वो चीज़ यहाँ से आपको समझ में आएगी कि आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन हम कैसे करेंगे। तो देखो ये सारणी आपको बनानी है आल प्रेजेंट को चेंज करेंगे सेम पास्ट में, सेम पास्ट। इसके बाद पास्ट इंडिफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस
पास्ट कंटिन्यूअस चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और ये यहाँ पर होता है नो चेंज, यानी कि अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो वहाँ पर नो चेंज होता है। अब इसके बाद यहाँ पर आ रहा है, अब आ जाओ उसमें फ्यूचर में, तो विल को चेंज करेंगे वुड में, विल को वुड में, शैल को चेंज करेंगे शुड में। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है मे को चेंज करेंगे माइट में, मे का होगा माइट, कैन का होगा कुड। अब इसके बाद आगे आ रहा है आपका नीड, डेयर, यूज टू, मस्ट, ये होते हैं नो चेंज। यहाँ पर इसको लिख देंगे नो चेंज। ये हो गई आपकी सारणी। तो हमने क्या पढ़ा कि यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में होगा, अब तुरंत सारणी वो बनाओ अपना, ये हो गया हमारा आरवी का वाक्य, ये हो गया हमारा आरएस का वाक्य। जो कामा इनवर्ट कामा के अंदर होगा वो होगा आरएस का वाक्य, जो वाक्य कामा इनवर्ट कामा के बाहर होगा तो होगा आरवी का वाक्य। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि यदि आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में होगा, यानी कि ये वाला आरवी का वाक्य पास्ट टेंस में होगा, तो आरएस के वाक्य में टेंस का परिवर्तन, जो यहाँ पर ही आरएस का वाक्य लिखा होगा, इसमें टेंस का परिवर्तन निम्न सारणी के अनुसार करेंगे। ये सारणी बननी है ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट। इसका मतलब समझो, ऑल प्रेजेंट में हमने कौन कौन से टेंस आपको बताए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। हमने 4 सेंटेंस आपको बताए। तो ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट में चेंज होगा, यानी कि अगर आरएस का वाक्य आपको दिया है इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जब आपको इनडायरेक्ट स्पीच बनाओगे तो ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस के साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट जाएगा पास्ट परफेक्ट के साथ, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका मतलब हुआ ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट। तो आप लोग ये समझना कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं, वो सुनो। ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट, अगर आपके वाक्य में आरएस का वाक्य दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में, तो डायरेक्ट स्पीच में, अगर डायरेक्ट स्पीच में दिया है यहाँ पर आरएस का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। और इसके बाद अगर सेंटेंस दिया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय ये चेंज होगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसके बाद अगर आपका सेंटेंस आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अगर आपका आ रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। इसका मतलब हुआ ऑल प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट लेगा पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट लेगा पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस लेगा पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लेगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो ये हो गया यहाँ से। इसका मतलब हुआ ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट, यानी कि इंडेफिनिट का इंडेफिनिट लेगा, और कंटिन्यूअस का कंटिन्यूअस के सामने वाला, और परफेक्ट का परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूअस का परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, सेकेंड नियम है, अगर आपके वाक्य में यहाँ पर आरएस का वाक्य डायरेक्ट स्पीच में आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। अगर ये आ रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर ये आ रहा है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर आरएस का वाक्य, तो ये चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। और अगर ये आपके इसमें आरएस के वाक्य में पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है, तो ये करेंगे नो चेंज, इसमें परिवर्तन उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और अगर आपके सेंटेंस में आ रहा है फ्यूचर टेंस, जैसे विल का वुड होगा, शैल का शुड होगा, मे का माइट होगा, कैन का कुड होगा, लेकिन ये आपस में चेंज नहीं होते हैं। वुड का वुड ही रहेगा, माइट का माइट ही रहेगा, शुड का शुड ही रहेगा, कुड का कुड ही रहेगा। और उसके बाद नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया, और उसके बाद मस्ट हो गया, ये आप नो चेंज, इनका कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो गया हमारा टेंस का परिवर्तन।
ये हमने सीखा आज टेंस का परिवर्तन कि हम टेंस का परिवर्तन। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल से और भी तरीके से क्लियर होगा। यहाँ पर देखो हमने क्या पढ़ा, ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट। फर्स्ट नियम हमने पढ़ा असर्टिव सेंटेंस यानी कि साधारण वाक्य, जिसमें से हमने कहा कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर आपको लगाना है दैट कंजंक्शन। कामा इन्वर्टेड कामा को असर्टिव सेंटेंस में कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर दैट लगाएंगे और इसके बाद सैड को हटाकर सैड और सैड टू हटाकर टोड लगाएंगे आरबी में। तो देखो अब एक सेंटेंस समझो और सेंटेंस से और भी तरीके से क्लियर होंगे। देखो राम सेड टू मी, राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, यू डू नॉट डू योर वर्क और उसके बाद फुल स्टॉप कामा इन्वर्टेड कामा बंद। हमने क्या कहा, राम सेड टू मी, ये यहाँ पर एग्जाम्पल है। राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू डू नॉट डू योर वर्क। अब इसमें पहचानना है हमें सर्वप्रथम कौन सा आरवी का वाक्य है और कौन सा आरएस का वाक्य है। तो जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होगा वो होगा आरएस का वाक्य और जो वाक्य कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा वो होगा आरवी का वाक्य। तो यहाँ पर देखो राम सेड टू मी, ये हो गया आरवी का वाक्य, तो हमें लिख लिखना कि ये हो गया आरवी का वाक्य। अब इसके बाद यू डू नॉट डू योर वर्क, ये हो गया आरएस का वाक्य। अब इसके बाद देखो हमने क्या पढ़ा है कि सर्वप्रथम हमें चेंज करना है। यहाँ पर चेंज हमने बताया था डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय परिवर्तन की कुछ मुख्य बातें, जिसमें से हमने कहा था आरवी की वर्ब यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब की वर्ब चेंज करनी है। तो यहाँ पर देखो अब क्या चेंज करेंगे, राम सेड टू मी, तो ये हमने कहा था कि अगर आपके वाक्य में सेड टू आ रहा है तो सेड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे। तो राम टोल्ड मी हमने कहा था। इसके बाद कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट कंजंक्शन का प्रयोग करेंगे, दैट। अब इसके बाद देखो यू कौन सा पर्सन है, तो अभी जब प्रोनाउन चार्ट पढ़ाएंगे इसके बाद नेक्स्ट हमारा यही आएगा प्रोनाउन चार्ट। नेक्स्ट डे हमारा प्रोनाउन चार्ट से स्टार्ट होगा। हमने आज टेंस का केवल परिवर्तन समझा, जो हमने फर्स्ट पॉइंट था उसको हमने क्लियर किया है। थर्ड पॉइंट टेंस के बारे में हमने पढ़ा है, टेंस में कैसे हम परिवर्तन करते हैं। तो वो चीज़ यहाँ से देखो, यू डू नॉट डू योर वर्क, तो यू डू नॉट यानी कि ये हुआ इसका प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का हुआ। तो अब हमें समझना इसमें ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस होगा तो ये अपने साथ लेगा पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो यहाँ पर देखो यू सेकेंड पर्सन है, तो एक नियम होता है 123 बटा सन। इसमें ये होता है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है और थर्ड पर्सन नो चेंज। वो भी कौन से सब्जेक्ट, ये फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से, आरबी के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, वो भी आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो यहाँ पर देखो यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, तो सेकेंड पर्सन आरबी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यहाँ पर सेकेंड पर्सन क्या है, मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, मी, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। अब इसके बाद आई के साथ आई क्या लगेगी, इसमें प्रेजेंट पास्ट इंडिफिनिट में पास्ट इंडिफिनिट में लगेगी डिड, तो डिड क्योंकि यहाँ पर निगेटिव है तो डिड नॉट। इसके बाद डू और इसके बाद योर वर्क, तो योर कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन यानी यू का पॉजिटिव केस है, तो यहाँ पर मी का पॉजिटिव केस क्या होगा, माई वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये हमारा बन गया सेंटेंस, राम सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा यू डू नॉट डू योर वर्क। तो हमने इसको बनाया राम टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट डू माई वर्क, राम टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट डू माई वर्क। ये हमने सेंटेंस बनाया, इसको हमने समझा और इसके बाद कल इसके 8 से 10 एग्जाम्पल और करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा प्रोनाउन चार्ट। हमने यहाँ पर कैसे 123 बटा सन ये नियम हमने कैसे लगाया है, ये चीज़ें कल की क्लास में आपको बताई जाएंगी। तो ये समझ लेना आज हमने केवल बेसिक जानकारी के बारे में आप लोगों को बताया है। तो जिन लोगों ने अगर वीडियो को नहीं देखा है तो शुरुआत से देखना, तब आपको वहाँ से वो चीज़ें समझ में आएंगी। ऐसे आप अगर 20 से देखेंगे तो ये चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो वीडियो को शुरुआत से देखना और वीडियो को स्किप नहीं करना। आपको 100% कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से कुछ ना कुछ अलग एफर्ट के साथ पढ़ाया जा रहा है और कुछ ना कुछ अलग आपको सीखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर हमने बताया
असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा हमने। असर्टिव सेंटेंस यानी कि इसका रूल नंबर फर्स्ट, यदि आरबी का वाक्य पास्ट टेंस में होगा, यदि आरबी का वाक्य पास्ट टेंस में होगा, असर्टिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस में होगा तो सैड टू आ रहा है अगर आरबी के वाक्य में तो सैड टू को टोल्ड में चेंज करेंगे, और सैड आ रहा है तो सैड का सैड ही रखेंगे। इसके बाद कंजंक्शन की बात आती है तो इसमें कंजंक्शन लगाया जाता है दैट, कामा इनवर्ट कामा को उठाकर यानी किसी जगह लगाया जाता है दैट कंजंक्शन। और इसके बाद फिर हमारा सेकेंड नियम ये है कि यदि आरबी का वाक्य पास्ट टेंस में होगा, यदि आरबी का वाक्य, ये जो आरबी का वाक्य होगा ये पास्ट टेंस में होगा तो आरएस के वाक्य में जो ये वाक्य आएंगे ये हैं आरएस के वाक्य में आने वाले वाक्य, ये प्रेजेंट आएगा, पास्ट आएगा या पास्ट कंटिन्यूअस आएगा, ये विल आएगा, में आएगा, तो ये आएंगे उसमें आरएस के वाक्य में। तो इनको जब हम इनडायरेक्ट में डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसको चेंज करेंगे इसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करेंगे। अब इसके बाद अगर आपके सेंटेंस में आपके अगर इसमें आरएस के वाक्य में आ जाए पास्ट इंडिफिनिट तो पास्ट इंडिफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। इसके बाद अगर पास्ट कंटिन्यूअस आ जाएगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करेंगे। लेकिन अगर आ रहा है इसमें पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, अगर यहाँ पर आरएस के वाक्य में पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आ रहा है तो इसको नो चेंज यानी इसमें परिवर्तन नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखो विल को वुड में चेंज करेंगे, मे को माइट में, सेल को शुड में, कैन को कुड में, और नीड हो गया, डेयर हो गया, यूज टू हो गया, मस्ट हो गया, इसको नो चेंज यानी इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है। तो आज की क्लास में हमने केवल नरेशन का ये समझ लेना केवल बेसिक हमने पढ़ा है, नरेशन के बारे में हमने जाना है कि नरेशन में कौन सा आरबी का वाक्य होता है, कौन सा आरएस का वाक्य होता है। और इसके बाद हमने फर्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा है टेंस का परिवर्तन, यानी कि हम टेंस में परिवर्तन कैसे करते हैं। तो आज की क्लास में हमने केवल नरेशन का बेसिक पढ़ा है, और इसके बाद कल की क्लास में हम पढ़ेंगे इसी के आगे प्रोनाउन चार्ट के बारे में। इसके बाद प्रोनाउन चार्ट के बाद इसके बाद सेंटेंस पढ़ेंगे, कैसे कैसे सेंटेंस आते हैं। तो ये समझ लेना आज हमने केवल इसका बेसिक जानकारी आप लोगों को बताई है नरेशन की केवल हमने असर्टिव सेंटेंस के में बेसिक के बारे में पढ़ा है, और कल इससे एडवांस लेवल से और भी पढ़ाया जाएगा। कल हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा यहाँ से प्रोनाउन चार्ट, यानी कि हमने यहाँ पर कैसे यू को आई में कैसे चेंज किया है, और इसके बाद योर को हमने माई में कैसे चेंज किया है। ये चीज़ें आपको कल की क्लास में समझ में आएंगी, क्योंकि कल हम बनवाएंगे प्रोनाउन चार्ट। तो प्रोनाउन चार्ट से आपको ये आपकी जानकारी और बेहतर तरीके से ये हमने ऐसे ही बता दिया 123%, लेकिन कल हम आपको इसको विथ प्रूफ के साथ लिखना और पढ़ना और ये समझ लेना बताएंगे। तो कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये समझ लेना, क्योंकि कल हम नरेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट नरेशन, अगर आपको प्रोनाउन चेंज करना नहीं आता है तो नरेशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, ये समझ लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नरेशन का प्रोनाउन चेंज करना। तो कल की क्लास में हम सीखेंगे प्रोनाउन का चेंज करना। हमने यहाँ पर आपको एग्जांपल लिख के बताया है, तो हमने इसके यू की जगह कैसे आई किया है और योर की जगह कैसे माई किया है। तो ये चीज़ें कल की क्लास में विथ एग्जाम्पल के साथ आपको करीब 8 से 10 एग्जाम्पल बताए जाएंगे, तो वहाँ से ये चीज़ें और भी बेहतर तरीके से क्लियर होगी। तो कल की क्लास में यहाँ से हम सीखेंगे प्रोनाउन चार्ट के बारे में। तो कल की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये समझ लेना कि अगर आपको प्रोनाउन चार्ट नहीं आता है तो नरेशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिन लोगों ने अगर वीडियो मिस किए ये समझ लेना हमने 10th टॉपिक हमारा ख़त्म हो चुका है। तो जिन लोगों ने अगर 10th नहीं पढ़ा है तो आप सर्च करना यूट्यूब में 10th बाई राज यादव, 10th बाई राज यादव। तो आप लोग जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको हमने प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दी है, 26 वीडियो इसमें पड़े हैं। तो आप लोग यहाँ से वीडियो देख लेना, क्योंकि यहाँ से देखो ऑल प्रेजेंट सेम पास्ट। अब अगर आपको यहाँ पर यू डू नॉट, अगर आपको हेल्पिंग नहीं आती है तो आप बता सकते हो कैसे पहचान पाओगे कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो ये समझ लेना, वो काम ना हो बाद में कि वही काम करना पड़े। और इसके बाद अभी आपके पास टाइम है, पर्याप्त टाइम है, तो आप लोग देख सकते हैं और उसके बाद अपनी जानकारी को और भी बेहतर तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये समझ लेना, अगर जिन लोगों ने नहीं देखा है तो उन लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि देख लें, आपको वहाँ पर कुछ ना कुछ अलग या कुछ ना कुछ एडवांस लेवल से सीखने को 100% मैं गारंटी लेता हूँ सीखने को मिलेगा। हमने वहाँ पर हिंदी से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों चीज़ें पढ़ाई है। तो जिन लोगों ने अगर नहीं देखा है तो सर्च करना 10th बाई राज यादव, आपको 26 वीडियो मिलेंगे जिसमें करीब 15 से 20 मिनट की क्लासें होती हैं, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये समझ लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों के पास ये समझ लेना ज़रूरत है पढ़ने के लिए तो उन लोगों के पास वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।